बूढ़ी माँ की हैसियत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की हैसियत। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी बहू कहने की? तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? अच्छा यह तो बता, तू कहाँ की महारानी है जो मुझे संस्कारों की बात सिखा रही है? राजा मैंने बहुत देखे तेरी जैसी भिखारी औरत। तू दो कौड़ी की नहीं है और चली आज ज्ञान बांटने, कहते हुए बहू काव्य अपनी बीमार सासू माँ का हाथ पकड़ के घसीटते हुए उसकी कमरे में ले जाकर उन्हें लगभग पटकते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी ममता जी रोने लगती है। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही है और बुखार के कारण उनसे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन काव्या ने उनकी एक न सुनी। तब ममता जी धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को मजबूत करके हिम्मत बांधकर खड़ी हुई और अपनी टूटी हुई रस्सी की खाट पर जाकर बैठ गई। कि खटिया के पास ही एक टवल रखा हुआ था, इस पर एक पैकेट बिस्किट रखा था। उन्होंने बिस्किट को खाने के लिए हाथ में उठाया तो देखा उसमें चींटियां लग गई थी। मरता क्या न करता, बेचारी ममता जी ने उस चींटियों को बिस्किट से हटाया और वहीं लोटे में रखे पानी में डुबो डुबो कर खाने लगे। वे 2-4 बिस्किट भी आज उन्हें किसी 56 भोग से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने उन बिस्किट को खाया और लोटे में रखे पूरे पानी को एक साथ पी गई। तब उनके जान में जान आई। ममता जी बुखार के कारण 3 टाइम तक कुछ नहीं खाए थे और वो अपनी बहू से यह कहने ही गई थी कि बहू, मुझे अच्छे से डॉक्टर के पास ले चलो। अगर तूने मुझ बुढ़िया की सेवा की तो तुझे भगवान बहुत कुछ देगा। बस ममता जी ने इतना ही कहा था कि काव्या का पारा तो साथ में आसमान पे चढ़ गया और उसने उन्हें खूब खोटी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि उन्हें भिखारी तक कह डाला। वो अपने खाट पर लेटे हुए यही सोच रही थी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझसे ऐसा गलत बर्ताव करती है। मैं तो बहू को कुछ भी नहीं कहती हूँ। वो जब से आई है तब से वो मुझे जली कुटी सुनाती रहती है। बेटा तो पहले ही मुझे जला कोटा सुना दिया करता था, लेकिन बहू के आने से अब वो और भी गलत व्यवहार करता है, क्योंकि बहू मेरी बेटी अभिषेक को मेरे खिलाफ भड़काया करती है। यह सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो बहू जोर जोर से चिल्लाती हुई ममता जी के कमरे में आई और कहती है कि माँ जी, क्या आपको आज उठना नहीं? ऐसे घोड़े बेचकर सोती रहोगे तो घर का काम कौन करेगा? तभी उनका बेटा आता है और कहता है, माँ मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पे आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना, क्योंकि आपके हाथों का बना हुआ खाना खाकर पनीर की सब्जी मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आती है। वह कहते हैं कि तुम्हारी माँ के हाथ में जादू है, इसलिए वो सब यहाँ आ रहे हैं। तब ममता जी बोले, कितने लोगों का खाना बनाना है? बेटा, माँ के कांपते हुई आवाज़ सुनते ही अभिषेक को गुस्सा आ गया और बेर स्वर में बोला, पहले तो आप यह कांपना बंद कीजिए। जब आपको पता है कि आपको शुगर की बीमारी है तो परहेज क्यों नहीं करती हो? दिन भर उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब करती रहती हो, जिसके कारण मुझे परेशानी होती है और इलाज कराना पड़ता है। अभिषेक गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी काव्या को भी मौका मिल गया अपनी सास पे भड़कने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा कर थक गई हूँ कि मीठा कम खाया करो, जिसके कारण आपको परेशानी होती है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर आपके साथ अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर तो ममता जी बोली, बेटी कितना बार तो तुमने कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवा लाने के लिए, लेकिन तुम दोनों हो के सुनते ही नहीं हो और अब मुझ पर चिल्ला रहे हो। ठीक है माँ, आज काव्या तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और दवाई दिलवा देगी, अभिषेक ने कहा। तो काव्या उसके विपरीत में बोली, अरे कुछ नहीं है माँ जी, का शुगर लेवल उनकी चटोरी जबान की वजह से बढ़ा है। स्वाद में कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती है और फिर कांपती रहती है। दिन भर उल्टा सीधा खाने पे लगाम लगाएगी तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। अभिषेक ने भी अपनी पत्नी काव्या की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, दोपहर को मेरा एक ज़रूरी पार्सल घर पर आने वाला है, वो लेकर रखना और रात का खाना तुम ही बना देना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया से खाना बनाना। इस पर काव्या हैरान होते हुए बोली, अरे मैं कैसे बनाऊंगी मेहमानों के लिए खाना? मुझे तो आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है और फिर शाम को मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी में भी जाना है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे काव्या, अपनी बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बना कर रखना
और माँ से पनीर की रेसिपी पूछ लेना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर अभिषेक तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन काव्या की बहुत चट गई। पति के ऑफिस से आने के बाद वो अपनी सास पे चिल्लाने लगी, कोई काम न करने पड़े इसलिए आप बीमार एक आध बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। आपकी सब चाल मैं अच्छे से समझती हूँ, आपको और कुछ काम तो है ही नहीं, यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो, थोड़ा काम कर लेती तो मर थोड़ी न जाती। अपने लिए ऐसी गलत बातें सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सांस भी अब लगातार फूल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा और वो अपनी कमरे में चली गई। चिल्लाते हुए काव्या ने जैसे तैसे डिनर को बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों को बहू ने वैसे ही छोड़ दिया था, जो बहुत ज़्यादा था। अगले दिन सुबह जब ममता जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा कि बेटी बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते काव्या बोले, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, धुलकर रख दीजिएगा और हमारा खाना बनाकर रख दीजिएगा, हम लोग देर से आएंगे। अभिषेक ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं यह तो ममता जी को भी नहीं पता था, न तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और न ही बेटा बहू कभी बताते थे। ममता जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर था। जैसे तैसे हिम्मत करके सारे बर्तन साफ किया और फिर अपने बिस्तर पे आकर लेट गई। 10 साल पहले की ममता जी बड़ी खुशी से काव्या को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। वो तो उसे अपनी बेटी ही समझती थी, पर काव्या ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और अभिषेक को भी अपने काबू में ले लिया। अभिषेक पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था, रही सही का काव्या ने पूरी कर दी। काव्या पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी, उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वही ममता जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी थी। जब बेटा ही उसकी कदर नहीं करता तो बहू क्या करेगी। अभिषेक काव्या के सामने ममता जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण काव्या और सर पे चढ़ गई थी और इस घर में वही होता जो उनकी बहू काव्या कहती थी। काव्या के आने से पहले ममता जी ने नौकरानी लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी, परंतु काव्या ने आते ही घर अपने हाथ में ले लिया और नौकरानी को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि नौकरानी को पैसे देना बेकार है, जब घर में सासू माँ बैठी रहती है। इस उम्र में हाथ पैर चलते रहना चाहिए, ऐसा कहकर वो हमेशा अपनी सास को काम पे लगा देती थी। ममता जी यह सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों बेटे और बहू घर आए। ममता जी ने दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठे तो अभिषेक चिल्लाकर बोला, क्या बना दिया है, दाल तो एकदम पानी जैसी बनी हुई है, तड़का लगाना भूल गई क्या, न फिर खाना है तो मरीज को भी नहीं दिया जाता है। माँ आपका खाना बनाने भी ढंग से नहीं आता है क्या, इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते, आखिर इतना कमा किस लिए रहा हो या बेकार खाना खाने के लिए। ऐसा कहते हुए अभिषेक डाइनिंग टेबल से उठ गया और काव्या से बोला, चलो हम बाहर से खाना खाकर आते हैं। तब वो सभी लोग बाहर खाना के लिए चले जाते हैं। अब बेचारी ममता जी वहीं खाना खाकर सो जाती है। जब बेटी और बहू घर आती है तब घर का गेट खटखटाता है, पर उसे कोई नहीं खोलता। तभी काव्या को याद आता है कि दूसरी चाबी तो उसके पास ही है, बस चाबी से खोलकर अंदर आ जाती है और अपने कमरे में सोने चले जाती है। इतने में ममता जी की नींद खुलती और वह पानी पीने के लिए किचन में गई। तब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो अभिषेक और काव्या के कमरे के पास रुक गई। उन्होंने जो सुना उसे देखकर वो अंदर तक हिल गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बहू काव्या को क्या कहती। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। दिन यूं ही बीतने लगे। ममता जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टर के पास ले जाया गया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि लगातार शुगर बढ़ा होने के कारण उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और उनका इलाज लंबा चलेगा। ममता जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च के कारण अभिषेक दवा लेने में आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालात
फिर से बिगड़ने लगी थी। लेकिन जब भी अपने बेटे से दवाई दिलवाने को कहती तो वो हमेशा की तरह बेइज्जती होने का नाटक करता, और बहू को तो वैसे भी उनकी तबीयत से कोई लेना देना था ही नहीं। उसे तो केवल ऐशो आराम की थी फिक्र थी। ममता जी की जिंदगी शुरू से ही परेशान वाली थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी ममता जी को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी अपने पीछे 4 बहनें और ले आई। सारी बहनों के जन्म पर दादी कहती है आखिर वयस तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों का देखकर उनकी दादी का दिल जलता रहता था, और वो चाहते थे कि सभी जल्दी से जल्दी अपने अपने घर चले जाएं और उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाए। ममता जी पढ़ लेकर अपने बड़ों पर पैरों पर खड़े होने का सपना देखती थी, लेकिन वो सपना तो सपना ही बनकर रह गया। पैसों की कमी के कारण ममता जी को ज़्यादा पढ़ाया तो नहीं गया, और माता पिता ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। ममता को उम्मीद जागी कि शायद ससुराल जाकर पति के राज में पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन भाभी किस्मत भी फूटी निकली। दहेज तो था नहीं, तो ममता जी दुगुनी उम्र के विदूर आदमी के साथ शादी कर दिया गया। ममता जब शादी करके पहली बार घर आई तो देखा घर और कारोबार पर तो उनके जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी ममता जी को दबा कर रखती थी। ससुराल में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती। ममता जी के पति को उनकी हालत से कुछ लेना देना नहीं था। जो भी पैसे कमा कर लेकर आता था तो जुए और शराब में उड़ा देता था, लेकिन ममता जी को अपने ससुर का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद ममता जी ने अपनी बेटी अभिषेक को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ममता जी के ससुर जी की मृत्यु हो गई, जिससे अभिषेक के पिता रोज रात को शराब पीकर आने लगे। अधिक शराब पीने के कारण बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। आंत खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ममता जी तो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। अब ममता जी एक एक पैसे के लिए दूसरे की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब ममता जी ने घर में हिस्सा मांगा तो उनके जेठ और जेठानी ने धक्के मार कर उसे घर से बेटी अभिषेक के साथ घर से निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, परंतु क्या करती, पेट का सवाल था। लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद एक स्कूल में आया बन गई। वहीं रहने का कमरा मिल गया और अभिषेक को भी उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया, जहां उसकी फीस माफ़ कर दी गई। अब ममता जी अपने बेटे को पालन पोषण करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वो ठीक था, लेकिन उसमें उसके पिता की कुछ आदतें थी। पिता की तरह गुस्सा और गाली गलौज करना उसका रोज का काम था। ममता जी अपने बेटे को कई बार समझाती, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में अभिषेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे था और अच्छी सैलरी मिलने लगी। वे एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम काव्या था और उसी से शादी करना चाहता था। जब बात उसने अपनी माँ को बताया तो तब उन्होंने अपने बेटे की शादी काव्या से कर दी और अभिषेक ने एक फ्लैट लिया। वह ममता जी को अपने साथ तो रखता था, परंतु कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछता था। ममता जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। उनका बेटा उनसे ढंग से बात तो नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। इसी में ममता जी संतुष्ट रह जाती थी। लेकिन काव्या के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाते भी तो कहाँ जाते, आखिर उन्हें रहना तो उसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा था। सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वो अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। जब ममता जी की तबीयत पहले से भी और ज़्यादा खराब होने लगी थी, जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत खराब रहती थी तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास को ऐसे पड़े रहना बहू को बहुत दिक्कत होती थी। उसे लगता था कि ममता जी उसके साथ केवल उसकी खर्चा ही बढ़ा रही है। फिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में आइडिया आया। वो सोचने लगी कि अब उसकी सास उससे काम की तो रही नहीं, बस दिन भर बिस्तर पे
थी तो तोड़ती है। जितने में बुढ़िया की दवाई आती है उतने में तो एक नौकरानी रख लेंगे, फिर क्या था। खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो काव्या ने अपने पति से कहा, आपको तो पता है कि मेरी बहन का एडमिशन इस शहर में हो गया है, तो मैंने उसे कह दिया है कि अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को कहीं और इंतज़ाम कर दो। अब इतने से घर में हम सबको नहीं रख सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन पड़ी ही रहती है, उनसे बच्चों को भी परेशानी होती है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दो। बेकार एक कमरा लेकर रखा है। आपकी माँ का कमरा खाली होगा तो मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर अभिषेक बोला, तुम होश में तो हो, तुम्हें मालूम ही है कि तुम क्या बोल रही हो। हम माँ को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, उनका भी तो कुछ सोचो। फिर मेरे लिए भी उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस पर काव्या बोले, अभिषेक अब इमोशनली होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती है, घर का काम भी नहीं करती है, उनकी दवाइयों का खर्चा कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सर से हटेगा तो मैं नौकरानी रख लूँगी। मुझे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोग की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब की कमरे को ले रखा है। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम कल ही माँ जी का सामान पैक करने के लिए कह दो, वही वृद्धाश्रम छोड़ दो। ठीक है काव्या, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। ममता जी बाहर हॉल में बैठी हुई अपनी बेटी बहू की सारी बातें सुन रही थी। यह बातें सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग को ऐसे झटका सा लगा, क्यों चले जाओ कि अपने मेरे बेटे का घर मेरा घर नहीं है। बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा लिए बैठी हूँ। इतनी तकलीफ सहन करके ही बेटे को इस दुनिया में लेकर आई थी। हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, खुद दुखों से भरी राह पर चलते हुए अपनी बेटी पर आँच नहीं आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पे खड़ा किया। उसके सर पे ये छत थे तो केवल मेरी बदौलत। और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने का सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगे कि मेरे त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है। बेचारी ममता जी सोचती है कि अगर अपने ही खून अच्छा हो तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को जब सब लोग सो चुके थे लेकिन ममता जी की आंखों में नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में बेड पे बैठी रही और आंखों से नींद गायब थी। उनको रह रह कर यह ख्याल आता कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो उसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और फिर से उनकी सांस फूलने लगी। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं, फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा वो, अब बेटा अपना रहा कहाँ। अगले दिन जब अभिषेक और काव्या सुबह उठी तो देखा कि माँ जी तो अभी तक उठी नहीं। बहू काव्या तो यही सोचकर रास्ता देख रही थी कि कब माँ जी उठे और कब उनसे वृद्धाश्रम भेजने की बात करें। लेकिन काव्या हैरान थी कि आखिर अब तक माँ जी उठी क्यों नहीं। 1 घंटा बीतने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं निकले। अभिषेक और काव्या ने ममता जी का दरवाज़ा खोला और अंदर गए, लेकिन यह किया माँ तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती है। इतने में अभिषेक की नज़र माँ के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। चिट्ठी को देखते अभिषेक उसे उठा लेता है और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अभिषेक, हमेशा खुश रहना। मेरा बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह जानने के बावजूद ही न जाने क्यों मेरे मन में तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही हैं। मेरी अपनी बेटी होते हुए भी तुम अपने पराये कैसे हो गए। यह बात समझ पाना शायद इस जन्म में मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। न जाने क्यों एक माँ बुढ़ापे में अपनी ही बेटी और बहू पे बोझ बन जाती है। तो मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रही हो, वह सब तो मैं रात में ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बितानी है इस बात का फैसला मैं खुद लूँगी। तुम लोगों को हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जिसे उठाया और घर से बाहर फेंक दिया।
मैं केवल टूटी हुई हूँ लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों को घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सर पर से बोझ खत्म हो जाएगा और तुम लोग सुख चैन से जी सकोगे। भगवान तुम्हारा भले करेगा। तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद काव्या की बहन रचना घर पहुंची गई और फिर घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को अभिषेक और काव्या माँ जी को भूल चुके थे। घर में पार्टी जैसा माहौल बन गया था। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में लग गए। ममता जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गई थी। एक दिन पहले ही ममता जी को उनकी वृद्धा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि उन्हें क्या करना है। तुरंत उसने छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने मायके घर में मिलने के लिए बुलाया। बाकी सालों से वो घर बंद पड़ा था। वह रहता भी कौन था? पिताजी तो काफ़ी साल पहले चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था ही नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। ममता जी की बातों में परेशानी से झलक को नजर उसकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलवाया भेज दिया। ममता जी भी अब सीधे अपने गांव चली गई। माँ गांव में अपने पुराने घर को देखकर उसकी तबीयत हरी भरी हो गई। घर बनता तो ममता जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल लिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनके चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठा हो गए तो ममता जी ने सबके सामने अपने हालात के बारे में बता दिया। सभी बहनों ने उनसे कहा कि आप हमारे घर आ जाइए, परंतु सब अपने ससुराल थी तो ममता जी के लिए किसी के यहाँ जाकर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने पिताजी का खेत ममता दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और थोड़ी नकद राशि भी दी। ममता जी ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देंगे। परंतु देखा जाए तो चारों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहाँ चारों बहन समय समय में कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ साथ ममता जी बिल्कुल स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी। ममता जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेत की अच्छी जानकारी थी तो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए तरीके से खेती की और कुछ महीने में खेतों में फसल लहराने लगी। उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नकद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़े होने के नाते ममता जी एक माँ के तरह सभी को तीज त्यौहार पे अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके विवाह के रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था, इसलिए वे अपनी जैसी अन्य विधवाओं, औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चा होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उन्हें सहयोग करने लगी और ममता जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपनी बेटी को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ भूलकर फिर से पूरे जोश के साथ जुट जाती। उन्होंने स्वयं को कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए विद्यालय और एक बुटीक उद्योग खोला, जहां गांव की लड़कियां और महिलाओं को काम मिल सके, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपना भविष्य बना सके। उन्होंने अपनी पति और बेटी पर निर्भर न रहना। बड़े वो भी नहीं चाहते थे कि शिक्षा और पैसे के अभाव में जो सब उन्हें झेलना पड़ा, ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। इसलिए उन्होंने गांव की सभी गरीब लड़कियों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी तैयार किया। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने की जो सालों पुरानी इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 सालों के अंदर ही बेटे के घर में बहू सी दबी रहने वाली ममता जी आज एक सम्मानित महिला के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें छोटी छोटी कोशिशों बड़े बड़े काम कर दिखाए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। जगह जगह पर उनके कारनामों की चर्चा होने लगी। गांव के सभी लोगों ने उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी।
एक दिन जब अभिषेक ने सुबह मोबाइल चलाया तो अपनी माँ की वीडियो और लोकप्रियता को देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसने अपनी माँ के बारे में पता चला तो काव्या को बताया। इस बार काव्या अभिषेक को कहने लगी, सुनिए जी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। बहू, वो अपनी जायदाद हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे? आखिर उनकी जायदाद पे हक तो हमारा ही बनता है। वो दोनों तुरंत रवाना हो गए। जैसे ही उनके घर पहुंचे तो नौकर ने बताया कि ममता जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई है, थोड़ी देर में आती होगी। माँ का इंतजार करते करते अभिषेक और काव्या घर के बाहर निकलकर खेतों में देखने लगे। हरी भरी फसलों को खेतों में लहरा रही थी। वे दोनों भी यह देखकर हैरान थे कि उसकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच ही रहे थे, अभिषेक के कानों में तेज हरण की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो अभिषेक और काव्या की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसकी माँ ममता जी कार चलाकर घर को लौट रही थी। काव्या भी देखकर हैरान थी कि बेचारी सी ममता जी, जो कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, वही ममता जी आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे से आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो ममता जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उससे ममता को अपने दिल में किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? तभी माँ के चरण स्पर्श करते हुए अभिषेक ने कहा, माँ, हम आपको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। आपके जाने के बाद हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से आप गई हैं मेरे दिल का तो सुकून ही जैसे ख़त्म हो गया। हम दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा है माँ। अब आप अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगे, अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगे। अपनी खेती आप अब मेरी हवाले कर दीजिए, यह जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, यह सब हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अभिषेक का साथ देखने के लिए काव्या बोली, हाँ माँ जी, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभालेंगे। ममता जी, जो अपनी बेटी और बहू को अच्छे तरीके से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई और सख्त लहजे में बोली, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं। बिना सहाय और गरीब लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वो लोग भी हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपनी बेटी बहू पे बोझ नहीं हूँ। अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ। जो अपमान मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिला, हुआ अपमान तो दरअसल मेरे लिए वरदान था। सच कहूँ तो मुझे ज़िंदगी का मतलब ही उस घर में निकलने के बाद समझ आया। बेटा, अब तो मुझे यह सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई। अब मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती ही। अब यह सब लोग भी मेरा परिवार है। और जहाँ तक रही संपत्ति की बात, तो मेरे जीते जी क्या मेरे मरने के बाद भी संपत्ति में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए ममता जी ने अपने नौकर को आवाज़ लगाकर कहा, अरे रमेश, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। मुझे न्यू ईयर पार्टी के लिए जाना है। सुबह तक आऊँगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करते रहना। ममता जी अपनी कार लेकर निकल पड़ी। अभिषेक और काव्या हैरानी से कार पर जाते हुए अपनी सासू माँ को देखती रह गई। आज उन्हें अपने किए पे पछतावा हो रहा था, लेकिन हाथ मलने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा था ही नहीं। अपना मुंह लेकर वो वहाँ से चले गए। अब ममता जी की परिस्थिति बढ़ती जा रही थी। उनके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, सब हो रहा था, लेकिन बेटी और बहू इसकी विपद दिन पर दिन उनकी हालत बदतर होती जा रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।